तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बेस को देखने वाले हैं कि इसका जो बेस है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वो क्या है और किस तरह का रूल, किस तरह के फॉर्मूले जो है इसमें यूज किए जाते हैं वो सब देखेंगे, वो भी देसी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, मान लीजिए मैंने सेंटेंस ले लिया, वह ऑफिस से आ रहा है, वह ऑफिस से आ रहा है। ये एक हिंदी का सेंटेंस है जिसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये लीजिए मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और इसकी इंग्लिश बनी है ही इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, अब ये जो पूरा सेंटेंस यानी कि पूरा जो वाक्य बना है इसमें ये ही कैसे आया, इज कैसे आया, कमिंग कैसे आया, ये सारी चीज़ें आई कैसे, मुझे कैसे पता चला कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे आएंगी और इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, कैसे पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे ये सेंटेंस है, इसमें जो ही है, ये है आपका सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या होता है इसको मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर जो इज है ये है आपकी क्या? हेल्पिंग वर्ब। ही आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये जो कमिंग है ये आपकी मेन वर्ब है। देखिए एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो हमें हेल्प करती है सेंटेंस को बनाने में कि वो कौन से टेंस में हमें बनाना है, कौन सा सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम आगे देखेंगे। कमिंग आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब होता है जो सब्जेक्ट कार्य करता है ना, जैसे वह जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो ये जाना, खाना, पीना ये सब कुछ मेन वर्ब के अंदर आता है। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। ठीक है, ये जो फ्रॉम है ये आपकी प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, उसके बाद है ऑफिस। ऑफिस यहाँ पर आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये आखिर सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें होती क्या हैं और इनको फिर हम किस सीरियल के अनुसार इनमें लगाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स भी चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो 299 है और ई बुक का जो प्राइस है वो आपका ई बुक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी परचेज करना चाहते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए ये जो सेंटेंस हम बनाते हैं इनके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है क्या? सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट होता ना इसको हम तीन तरह से देखते हैं कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अंदर है, सेकंड पर्सन के अंदर है या फिर थर्ड पर्सन के अंदर है। अब ये पर्सन क्या होते हैं इनको भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही लिखा हुआ है, सी, इट, वी, यू, दे, आई, या फिर नेम मतलब है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सब आपके क्या है? पर्सन ही है। ठीक है, इनमें से कोई फर्स्ट पर्सन के अंदर आएगा, कोई सेकंड का आएगा, कोई थर्ड के आएगा। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। उसके बाद देखिए हमने जो सेंटेंस बनाया था यहाँ पर, ये वाला जो सेंटेंस है ही इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस, ये किस स्ट्रक्चर के द्वारा बना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, ठीक है, फिर प्रीपोजिशन और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या था? ये था ये वाला स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपकी वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देखते हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसको जो है अपने सेंटेंस में, अपना जो हम डेली यूजेस के सेंटेंसेस बनाएंगे या फिर लिखेंगे उनमें किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए ये जो पर्सन होते हैं ना ये तीन तरह के होते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और ये जो पर्सन है इनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर मतलब सिंगल वस्तु, प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा वस्तुएं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये अबाउट का मतलब है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए पर्सन कॉन्सेप्ट में फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर में आता है आई। आई का मतलब आप जानते हैं मैं, यानी कि अकेला। मतलब जब हम अकेले किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और यदि वो फर्स्ट पर्सन है तो हमें अपने लिए तो आई का यूज करना पड़ेगा, और यदि हम दो हैं या दो से ज्यादा हैं तब हमें प्लूरल यानी कि वी का यूज करना पड़ेगा। अब फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलता है। क्या है?
जो बोलता है। अब जैसे यहाँ पर कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं हूँ यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि मैं ही तो बोल रहा हूँ, तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होगा। मान लीजिए आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते करते कभी आप बोलना स्टार्ट करते हैं और कभी आपका दोस्त बोलना स्टार्ट करता है। तो जब आप बोलोगे तो आप फर्स्ट पर्सन, जब आपका दोस्त बोलेगा तो वो फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन का मतलब होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यानी कि जो आपकी बात को एक तरीका से सुनेगा। अब देखिए पर्सन कॉन्सेप्ट में सेकंड जो पर्सन है उसमें सिंगुलर में आता है यू और प्लूरल में भी आता है यू। अच्छा, आप कई बार ऐसे बोलते हैं ना, तुम चले जाओ। हम कई बार एक व्यक्ति से भी तुम कह देते हैं, मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से जब हम बोलते हैं ना, आप चले जाओ, तुम चले जाओ, तो यू का मतलब तो होता है तुम या आप, ठीक है। तो हमने बोल दिया तुम चले जाओ या फिर आप चले जाओ, तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक व्यक्ति के लिए भी यू का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब एक से ज्यादा हैं तब भी यू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत है नहीं, सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों में यू आएगा। अब जो सुनता है, मतलब अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप इस बात को सुन रहे हैं तो आप क्या हैं, सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आप अपने दोस्त से बात कर रहे थे ना, तब जब आप बोल रहे थे तब तो आप फर्स्ट पर्सन थे, जब आपका दोस्त बोल रहा था तब वो फर्स्ट पर्सन था, लेकिन जब आप बोल रहे थे तो उस बात को आपका दोस्त सुन रहा था, तो मतलब आप फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन, तो आपका दोस्त क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। और जब आपका दोस्त बोलेगा तो आप सुनोगे, तो आप क्या हो गए यहाँ पर, आप फिर से यहाँ पर सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे। थर्ड पर्सन का मतलब होता है कि जब हम किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, थर्ड व्यक्ति के बारे में मतलब देखिए सिंगुलर में आता है ही सी इट और प्लूरल में आता है दे, जिसकी बात होगी। अब देखिए हम जो हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन, और हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर आपकी थर्ड पर्सन की तरह काम करेगी। तो जब आप और आपका दोस्त बात कर रहे होंगे तो किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, किसी काम के बारे में बात करेंगे, तो जिसके बारे में आपके बीच में बातें होंगी वो जो होगा वो आपका थर्ड पर्सन के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पर्सन कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आपको समझा दिया है। तो पर्सन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब चलिए एक बार एक छोटी सी नजर ना हम वर्ब पर डाल लेते हैं। वर्ब देखिए, वर्ब हो सकता है कि आज तक आपने 3 ही फॉर्म पढ़ी हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा और एडवांस्ड तरीके से देखें तो वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब जैसे यहाँ पर गो है, ठीक है, गो का मतलब होता है जाना। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या है, गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म है गोज। अब यहाँ पर देखिए ये आपने आज तक कहाँ तक पढ़ा है, गो, वेंट, गॉन, 3 तक पढ़ा है, लेकिन आप जो कंटिन्यूअस में यूज करते हैं ना गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये होती है आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वो होती है आपकी कौन सी, वर्ब की 5वीं फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से डू है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग और फिफ्थ फॉर्म है डज। इसी तरह से ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ठीक है। तो आपको ये 5 फॉर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कहाँ पर कौन सी यूज होगी। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट में ज़्यादातर यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये पास्ट के इंडेफिनेट में यूज होती है ना, पास्ट इंडेफिनेट में इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज होती है, फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस में यूज होती है और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होती है, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, तो इनको आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनको, जिनको आप यूज करते हैं ज़्यादातर अपनी डेली लाइफ में, उन सबको कॉपी में लिखिए और उनको रट लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि आखिर ये सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ये सब्जेक्ट होता क्या है, तो देखिए वाक्य में काम को करने वाला यानी कि जो आपके काम को करता है, जो आपका डूअर होता है, वो ही होता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, सीता घर जा रही है, तो घर जाने का जो काम है वो कौन कर रहा है, सीता कर रही है ना। तो काम को करने वाला मैंने अभी बताया था, वाक्य में काम को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। तो काम कौन कर रहा है घर जाने का, सीता, तो सीता क्या हो गई, आपकी सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सीता इज गोइंग होम, सीता इज गोइंग होम, वह खेलता है, वह खेलता है।
तो यहां पर खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो कैसे बोलेंगे? ही प्लेज। जो ये सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। राहुल जा चुका है, तो जाने का काम किसने खत्म किया है? राहुल ने। तो राहुल यहां पर क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो राहुल हैज गॉन। ठीक है, तो जो भी वाक्य में काम को करेगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये तो हो गई हिंदी में पहचानने वाली बात। इंग्लिश में पहचानने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो ये है कि जो सब्जेक्ट है ना, वो सिंपल सेंटेंसेज में क्या करेगा? आपका हेल्पिंग वर्ब के आसपास ही रहेगा। यानी कि सिंपल सेंटेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इज से पहले है सीता, तो सीता सब्जेक्ट है। यहां पर प्ले से पहले क्या है? ही, तो ही सब्जेक्ट है। हैज, हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले क्या है? राहुल, तो राहुल सब्जेक्ट है। ठीक है, और यदि ये इंटरोगेटिव में होते तो ये हैज आगे होता, तो अब हैज के, अब मैंने बोला था ना, हैज के या तो आगे रहेगा या पीछे रहेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के आगे रहेगा या पीछे रहेगा। ठीक है, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी हमने ये देखा था ना, इज है, ये हैज है, ये होती क्या है, इनका हम यूज क्यों करते हैं सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब हमें समय और सब्जेक्ट के बारे में क्या है? जानकारी देती हैं कि समय किस समय का कार्य है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, और जो हमारा कार्य है उसमें सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये सारी चीजें हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी है तो यकीन मानिए कि आपने 80% अंग्रेजी को अपने हाथ में कर लिया है। ठीक है, 80% अंग्रेजी आप सीख गए हैं यदि आप हेल्पिंग वर्ब सही लगाना, मतलब सीख गए हैं, यदि आपको अच्छे से हेल्पिंग वर्ब लगाना आता है तो 80% अंग्रेजी आपके हाथ में है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था? समय और सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। सेंटेंस है पापा घर पहुंच गए हैं, पापा घर पहुंच गए हैं। अब मान लीजिए किसी ने मुझसे फोन पर बताया हाँ हाँ पापा घर पहुंच गए हैं, मतलब अब वही उसने सेंटेंस बोल दिया। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? तो हिंदी में तो लास्ट में आता है गए हैं, लेकिन इंग्लिश में ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अब पापा घर पहुंच गए हैं, हिंदी में तो हमने लास्ट में पहचान लिया, गए हैं, आया है, गया है, लिया है, पहचान लिया। कौन सा टेंस है बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पर लिख दिया पापा हैज रीच्ड होम। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, तो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हैज हो गई। अब ये आप जानते हैं हैज हैव का इस्तेमाल कहां पर करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो पापा हैज रीच्ड होम, वह खाना खा लेगा, खा लेगा, लेगा, लेगा से क्या समझ में आया कि भाई फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। मैंने किसी से बोला उसने खाना खा लिया, वो लोग नहीं उसने खाना नहीं खाया लेकिन वो खाना खा लेगा, मतलब आने वाले समय में खाना खा लेगा। ठीक है, तो वह खाना खा लेगा, तो बोलेंगे ही विल ईट फूड। अब यहाँ पर देखिए ये जो विल है, मैंने बोला था सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर जो विल है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ही आपका सब्जेक्ट है, तो ही विल ईट फूड। ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और देखिए तुमने उससे पूछा, तुमने उससे पूछा, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से कोई सवाल कर रहे हैं कि भाई तुमने उससे पूछा, डिड यू आस्क, मतलब यहाँ पर इंटरोगेटिव है। अब जब इंटरोगेटिव होता है ना तो उसका एक रूल होता है कि सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सब्जेक्ट आपका यू और इससे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई। इस तरह से आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को पहचान सकते हैं। अब देखिए गलती से यहाँ पर पापा आए, अब ये तो किसी व्यक्ति का नाम है या फिर किसी का पद है, यहाँ पर गलती से आई होता, यू होता तो हैज नहीं आता, तब आता हैव। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है, जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और देखिए अब ये जो आपकी वर्ब है, वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है जो काम सब्जेक्ट करता है, जो काम सब्जेक्ट करता है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है ना उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, तो मैं वैसे तो फर्स्ट पर्सन हूं, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूं। अब मैं यहाँ पर काम क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं वीडियो बनाने का काम प्लस में आपको पढ़ाने का काम, तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, तो मतलब मैं क्या काम कर रहा हूं? पढ़ाने का। तो ये जो पढ़ाना हो गया ना, ये आपके लिए वर्ब हो जाती है सेंटेंस के लिए। ठीक है, देखिए जैसे कि राम दूध बेच रहा है, यहाँ पर काम को करने वाला कौन है? राम है, और ये काम क्या कर रहा है? बेचने का काम कर रहा है। क्या बेचने का काम कर रहा है? दूध को बेचने का काम कर रहा है। ठीक है, तो राम दूध बेच रहा है, तो राम आपका सब्जेक्ट है। अब काम क्या है? बेचना, तो बेचना यहाँ पर क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। तो सब्जेक्ट जो काम करता है वही आपकी वर्ब होती है। इंग्लिश में वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो राम इज सेलिंग मिल्क, राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद सेलिंग आपकी मेन वर्ब है। वह बगीचे में खेलता है, वह क्या करता है? खेलता है। कहां पर खेलता है? बगीचे में खेलता है।
तो वह के द्वारा क्या काम किया जाता है, खेलने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर वह क्या है, खेलने वाला है, तो ये क्या हो गया, खेलना आपकी वर्ब हो गई। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SEIS आता है। तो बोलेंगे ही प्लेज इन द गार्डन, ही प्लेज इन द गार्डन, वह बगीचे में खेलता है, मैदान में खेलता है। ठीक है, और देखिए राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल कहाँ जा चुका है, स्कूल जा चुका है। तो राहुल के द्वारा क्या काम किया गया है, जाने का काम किया गया है। कहाँ पर, स्कूल में। तो काम क्या है, जाना। तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। तो इंग्लिश में बोल दिया हमने राहुल हैज गॉन टू स्कूल। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। राहुल आपका सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। और देखिए हैज है जब भी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो गो की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल, राहुल स्कूल जा चुका है, या फिर राहुल स्कूल गया है, मतलब गॉन आ गया। तो गॉन यहाँ पर क्या है, गो की थर्ड फॉर्म है और वैसे आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचान सकते हैं। अब एक और आता है ऑब्जेक्ट। इसको लेकर तो बच्चों को पता नहीं क्या क्या कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है, जिस पर सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है, वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जिस पर सब्जेक्ट काम करता है या फिर सब्जेक्ट के काम करने का प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। देखिए राम दूध बेच रहा है, इंग्लिश में लिख दिया राम इज सेलिंग मिल्क। अब जो राम है वो क्या काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है। क्या बेचने का काम कर रहा है, दूध। तो राम के द्वारा काम किया गया है बेचने का, किसको, दूध को। तो ये जो बेचने का काम जिस पर हो रहा है ना, किस पर हो रहा है, दूध पर। तो ये जो दूध है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। राम आपका सब्जेक्ट है, बेचना आपकी वर्ब हो गई, और दूध हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और रहा है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इंग्लिश में तो पहचान जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सेलिंग वर्ब, मिल्क ऑब्जेक्ट। वह बगीचे में खेलता है, तो लिख देंगे ही प्लेज इन द गार्डन। जो वह है क्या काम करता है, खेलने का काम करता है। कहाँ पर, बगीचे में। तो उसने खेलने का जो काम है वो कहाँ पर किया है, बगीचे में किया है। तो बगीचा आपका क्या है यहाँ पर, गार्डन, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट है। तो बोलेंगे ही प्लेज इन द गार्डन। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है, और जो इससे पहला वाला था राम दूध बेच रहा है, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का है। राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल कहाँ जा चुका है, स्कूल जा चुका है। तो बोलेंगे राहुल हैज गॉन टू स्कूल, राहुल हैज गॉन टू स्कूल। राहुल कहाँ जा चुका है, स्कूल जा चुका है। तो राहुल के द्वारा कहाँ पर जाने का काम किया गया है, स्कूल में जाने का काम किया गया है। तो स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। तो राहुल जा चुका है कहाँ पर, स्कूल में। तो राहुल हैज गॉन टू स्कूल। तो राहुल सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, गॉन थर्ड फॉर्म है, और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। और टू यहाँ पर एक तरह से आपका क्या है, प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सेंटेंस देता हूं। दे आर गोइंग देयर, दे आर गोइंग देयर। तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो देखते हैं बच्चों ने कितनी वीडियो को देखा है और कितना उनका समझ में आया है। ठीक है, तो इसको कमेंट करके आपको बताना है कि दे क्या है, आर क्या है, गोइंग क्या है, देयर क्या है। ठीक है, और कोर्स को यदि परचेज नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना भैया बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।